वेलकम बैक टू आईएनडी क्लासेस। आईएनडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इंटरमीडिएट की फिजिक्स के पहले चैप्टर से, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे दूसरे टॉपिक का क्या नाम होगा? हमारे दूसरे टॉपिक का नाम है बेटा आवेश का क्वांटीकरण। हम आवेश के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं कि आवेश कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है। लेकिन आज हम आवेश के दूसरे रूप के बारे में पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये क्या होता है बेटा? तो ध्यान दीजिएगा कि जब आवेश का स्थानांतरण हम एक स्थान से दूसरे स्थान में करते हैं, जब आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान में करते हैं तो यह आवेश छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में जाता है। कैसे जाता है बेटा? ध्यान दीजिए, जब आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान में होता है तो यह छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटा। और इसे फोटोन भी कहा जाता है। क्वांटा शब्द आपको लिए नया होगा, लेकिन एक चीज शब्द फोटोन ये आपके लिए नया नहीं होगा। इसे फोटोन भी कहा जाता है। और प्रत्येक फोटोन में, याद रखिएगा बेटा, प्रत्येक फोटोन में h न्यू ऊर्जा होती है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब बात आती है h न्यू का मतलब क्या होता है बेटा? h न्यू का मतलब होता है, जहां h का मतलब होता है प्लांक नियतांक। क्या होता है? h का मतलब होता है प्लांक नियतांक, यानी कि कांस्टेंट ऑफ द प्लांक। वन सेकंड इसको रिपीट करते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण में जहां h क्या होता है बेटा? प्लांक नियतांक। h क्या होता है? प्लांक नियतांक। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10 की पावर 34 इसकी वैल्यू होती है, याद रखिएगा। अब हम अच्छे से समझते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैं दो उदासीन बॉडी दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास दो उदासीन बॉडी है, दो उदासीन बॉडी है। एक के पास इलेक्ट्रॉन है, एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 100 इलेक्ट्रॉन है। जब एक के पास 100 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, ठीक। अब दूसरे के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दूसरे के पास बेटा बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक स्थान से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर होता है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण जो एक स्थान से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरे, तो कैसे जाएंगे कि हमेशा जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ये क्या करते हैं? एक एक करके जाते हैं, इंटीजर्स के रूप में जाते हैं। ध्यान दीजिए, किसके रूप में जाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है कि एक एक करके। जैसे आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन है तो कभी कोई 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं पहुंच जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं पहुंचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, आधे इलेक्ट्रॉन, सवा इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटीजर्स में पहुंचते हैं, पहले एक जाएगा, फिर दूसरा जाएगा और फिर तीसरा जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक रहेगी बेटा जब तक कि दोनों की संख्या बराबर ना हो जाए। दोनों की संख्या क्या नहीं हो जाए बेटा? बराबर ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर भी 50 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यहाँ पर भी। अब सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है वो पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा वो नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं कि आवेश क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। आवेश क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। लेकिन कैसे भेज रहा है बेटा? ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स के रूप में भेज रहा है। इंटीजर्स को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? Q बराबर NE। क्या बना फॉर्मूला? Q बराबर NE। याद करने की जरूरत नहीं है बेटा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आप आंख बंद करके भी कह सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण होता है Q बराबर NE। जहां Q क्या होता है बेटा? जहां Q होता है हमारा आवेश। क्या होता है बेटा? आवेश। आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और N क्या होता है बेटा? N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरा जाएगा, एक यानी 1 बाय 1 करके, कभी आधे या अधूरे ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक। और ई क्या होता है? तो ई होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? ई होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आवेश का क्वांटीकरण हमारा सिद्ध होता है। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि ऐसे हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि कभी हम देखिए किसी पार्टी में गए, यानी कहीं हमने सोचा कि चलिए हम लोग कहीं बाहर खाने के लिए जाते हैं, तो हम होटल में खाना खाने के लिए गए। जब होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो हमने देखा होगा बाहर कुछ बेगर्स खड़े होते हैं। तो जब बेगर्स हमसे कुछ मांगते तो हम क्या करते हैं कि अपने वॉलेट निकाल कर उनके हाथ में रख देते हैं, पूरा का पूरा वॉलेट दे देते। अगर समझिए कि आपने पूरा वॉलेट दे दिया उसको और फिर उसके बाद आपको होटल का बिल चुकाना पड़े,
और अगर आपने पूरा उसी को दे दिया और जब आप बिल नहीं दोगे होटल का, तो समझिए होटल वाला आपसे वो क्या काम कराता है। तो इसका अर्थ है कि आप अपने जेब का कुछ अंश उसको देते हैं। ध्यान से समझिए। ठीक उसी प्रकार से कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे होंगे, इसका कुछ अंश दूसरी बॉडी में आसानी से ट्रांसफर हो जाए। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अब यहाँ पर समझते हैं कि माना, लेट अस सपोज दैट कि माना n बराबर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन स्थान है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बराबर 1 into E, यानी कि Q बराबर हमेशा बनेगा E, यानी Q किसके बराबर बनेगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यदि आपके पास आवेश की वैल्यू नहीं है, यानी चार्ज की वैल्यू नहीं है, तो आप उसका मान एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मान सकते हैं। लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि यदि आपके पास आवेश का मान नहीं है तो उसकी वैल्यू आप एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मान सकते हो। और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है वो हम यहाँ पर लिख के बताएंगे, 1.6 × 10⁻⁻19, ये हमारी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। ये वैल्यू बेटा हमेशा फिक्स होती है। इस फॉर्मूले में Q बराबर N में हमेशा याद रखिएगा, या तो हमें N निकालना होगा या Q, कभी भी E का मान मत निकालिएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, E का मान मत निकालिए। अगर E का मान आपने निकाल लिया तो याद रखिएगा, एग्जाम में जो कॉपी चेक करता वो आपके घर तक पहुंच जाएगा और कहेगा ये कौन सा नया साइंटिस्ट आ गया जिसने इलेक्ट्रॉन के मान को ही बदल दिया। तो कभी भी E का मान नहीं निकालिएगा, क्योंकि ये मान हमेशा फिक्स होता है, याद रखिएगा। तो फॉर्मूला बनता है Q बराबर N। अब हम एक नोट करके एक हेडिंग लिखेंगे, तो हेडिंग लिखिए नोट। नोट क्या होता है बेटा, कि जब भी हम लोग किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ कहें या किसी भी पदार्थ से अल्फा कण उत्सर्जित होंगे, तो जब कभी किसी पदार्थ से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, याद रखिएगा। अल्फा कण क्या है, उत्सर्जित का मतलब निकलना, उत्सर्जित होते हैं, तब हमेशा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। याद रखिएगा कि जब किसी तरफ से या पदार्थ से अल्फा कण को उत्सर्जित करेंगे तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये फिक्स रहेगा, क्योंकि दूसरे नंबर का परमाणु क्रमांक हमारा हीलियम होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा आवेश का क्वांटीकरण पूरा दूसरा टॉपिक क्लियर हो। एक बार फिर से समझिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, कि जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, तो ये छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में जाता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। और प्रत्येक क्वांटा में h न्यू ऊर्जा नियत रहती है, जिसे फोटोन कहा जाता है। जहां h क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए, h को प्लांक नियतांक कहते हैं। एक एक बात को नोट करके रखिए, एक एक चीज को समझिए और लिखना जरूरी है, नोट्स बनाना कंपलसरी। और h बराबर होता है 6.67 × 10⁻⁻34। फॉर्मूला क्या बनाएंगे, Q बराबर N। Q क्या होता है, आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यदि N का मान हमारे पास 1 है तो Q का मान कितना आ जाएगा, E बराबर 1.60 × 10⁻⁻19। अब नोट में क्या लिखना है, जो चीज नोट में लिखी होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, याद रखिएगा, सोना नहीं है, पढ़ना है, याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, कि जब कभी किसी पदार्थ से अल्फा कण उत्सर्जित होगा, कौन सा कण उत्सर्जित होगा, अल्फा कण उत्सर्जित होगा, तो हमेशा उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। ये नियम आपका सोडी फजान तसर ने दिया था। तो अल्फा कण उत्सर्जित होगा, समझ जाएंगे, इससे कई न्यूमेरिकल लगेंगे आपके, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की आप कमी बताएंगे। दैट्स ऑल। आज हम लोग अब नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारे इस लेसन का सबसे नया टॉपिक क्या है, ये वाला टॉपिक बेटा इस पूरे चैप्टर का, आपके इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये पूरा टॉपिक आपके लगभग 6 लेसनों में साथ में आपको मदद करेगा, तो ध्यान से पढ़ते हैं। हमारे आज के नए टॉपिक का नाम क्या है, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था
कि कूलाम क्या है, कि कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने क्या खोज की है बेटा, जिन्होंने आवेश की खोज की है। आवेश क्या है, अभी तक जितनी भी आवेश के बारे में बताया गया था वो सारी लिखित भाषा में नहीं था, सब सारी की सारी कहानियों में था, लेकिन कूलाम ने क्या बताया कि आवेश को लिखित भाषा में बताया, इसलिए उनके नाम से ही मान्यता पड़ा। तो उन्हीं के नियम पर हम लोग आधारित एक नियम बनाया गया जिसे कहा गया कूलाम का नियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आप अपने नोटबुक में इसको इंपॉर्टेंट भी डाल लीजिएगा। तो बात करते हैं कूलाम का नियम क्या होता है बेटा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच क्या बात हो रही, दो स्थिर बिंदु आवेश। आवेश तो होना चाहिए लेकिन कैसे होना चाहिए, दो स्थिर होना चाहिए, यानी कि अपने ही बिंदु पर रुके हुए होना चाहिए। स्थिर शब्द का मतलब समझ में आ रहा है कि स्थिर का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन कैसा है, स्थिर है। तो ध्यान दीजिएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। अब यहां पर समझना है आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण बल क्या होता है बेटा, आपके पास आवेश तो हैं लेकिन ये नहीं पता है कि आवेश दोनों समान हैं या सजाती हैं या बिजाती हैं, तो उन पर या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए हम दोनों बल लिखेंगे। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कैसे बेटा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी, उनकी बीच की दूरी भाई कितनी दूरी पर वो रखे जाएंगे, तो दूरी तो हमें डिस्टेंस बनानी चाहिए ना, तो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा परावैद्युतांक पदार्थ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में ये देखेंगे कि हमारे पास बिंदु ए और बी है, बिंदु ए और बी हैं जिन पर आवेश Q1 और Q2 रखे हुए हैं। दोनों के दोनों आवेश कैसे हैं बेटा, अलग अलग है, कभी समान आवेश नहीं लेंगे, याद रखिएगा। तो Q1 और Q2 आवेश दो अलग अलग बिंदुओं पर रखे हुए हैं, इनकी स्थिर है। कितनी दूरी पर रखे हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया स्मॉल r दूरी पर रखे। किस माध्यम में रखे, माध्यम को एक बार मैं बता दे रहा हूं, आप लोगों को पता होगा कि माध्यम हमारे पास तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। हाँ भाई, वही तीन माध्यम जो हम जीवन से पढ़ते आ रहे हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव और गैस। ठीक उसी प्रकार से दोनों माध्यमों में रखे हुए हैं, लेकिन माध्यम का नहीं पता कि किस माध्यम में रखें, इसलिए हम लोग परावैद्युता पदार्थ के का प्रयोग करते हैं। अब इसमें परावैद्युता पदार्थ के का प्रयोग किया, लेकिन कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो हम क्या लिखेंगे कि F यानी कि दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। बल क्या होता है बेटा, बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, बल को F से प्रदर्शित करते हैं। तो F बराबर क्या हो जाए, F अनुक्रमानुपाती किसके है, Q1 और Q2 दोनों आवेशों के और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा परावैद्युतांक पदार्थ किससे प्रदर्शित करते हैं, K से। तो इसके क्या आएगा, व्युत्क्रमानुपाती। हमने तीन समीकरण अलग अलग इनको आसानी से बांध दिए। मैंने जैसे पहले भी कहा था बेटा, याद नहीं करना है, समझना है हर एक चीज को और नोट्स बनाना है। जितनी चीज को आप आसानी से समझेंगे वो चीज आपके एग्जाम तक पहुंचेगी। अगर याद करेंगे तो वो एग्जाम के द्वारे पर गेट पे ही आप भूल जाओगे। तो याद नहीं करना है, हर चीज को समझते हुए चलना है। तो ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों को आपने बनाया तो हम कहेंगे समीकरण 1, 2, 3 से तीनों समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे। जब प्रयोग करेंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, देखो ये ऊपर है तो ऊपर रहेंगे, जबकि R और K नीचे है तो R² और K नीचे रहेंगे। अब जैसा कि हमें पहले भी पता है कि जब इस सिंबल को हटाते हैं हम लोग कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट हमने यहाँ पर कैपिटल A माना, कैपिटल A के स्थान पर आप कुछ भी कांस्टेंट मान सकते हो, अपने नाम का पहला वर्ड कैपिटल मान सकते हो, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ देर बाद जाने वाला है। जहां A बराबर क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस बात को दो बार रिपीट करिएगा मेरे साथ कि A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कुछ लोग इसे एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब हम A की वैल्यू को यहाँ पर उठाकर रख सकते हैं। तो जैसे ही आपने A की वैल्यू को यहाँ पर उठाकर रखा तो आप देखेंगे कि F बराबर हमारे पास क्या निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R² K। देखिए R² के साथ K भी लगाया अपॉन में, यानी कि अभी जो आपने फॉर्मूला प्रूव किया है किसमें किया है, माध्यम में किया है। किसमें किया है, माध्यम में। अब हम लोग क्या करेंगे, वायु में। तो वायु में बेटा याद रखना
k की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। वायु में कितनी होती है k की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर k नहीं है, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है नियतांक कांस्टेंट है। बेटा जब एक कांस्टेंट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ मान होता है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो ध्यान से देखिएगा कि इसका मान किसके मान की बात हो रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के मान की बात हो रही है। तो इसका मान 9 × 10 की घात 9 मात्रा क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कैसे बना इस फॉर्मूले से बना, इसका गुणा इसमें कर दिया, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक हमें पता है कूलम स्क्वायर होता है। क्लियर है। जबकि इसे क्या कहते हैं बेटा एप्सिलॉन 0, इसे क्या कहते हैं एप्सिलॉन 0। इसका दूसरा नाम भी एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका भी मान क्या होता है तो एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.85 × 10 की घात -12 और कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी जो मात्रक आपका ऊपर है उसको आप पलट देंगे। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, हर एक चीज को नोट करके रखिएगा। और यहाँ पर हमारा कूलम का नियम कितना आसान है। कूलम का नियम बताइए कोई परेशानी हो रही है आपको? कितना आसान है, रटना नहीं है। याद रखिएगा, बार बार क्या रटना नहीं है, समझना है। अगर एक बार आपने इसको समझ लिया तो पूरे के पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है कि पूरे 6 लेसन में आपकी मदद करेगा। हमेशा आपसे जब आप कहीं भी फिजिक्स पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोई भी पूछ लेता है बताइए कूलम का नियम आता है, उसे कुछ याद हो ना हो, बस यही चीज रटी रहती है। सबको बताओ कूलम का नियम आता है तो आपसे पूछ लेगा कि कूलम का नियम क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है। तो आप तुरंत उसको यूं बता सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10 की घात 9। और जबकि एप्सिलॉन 0 क्या होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसे कहते हैं, जबकि यहाँ पर k का मतलब क्या है परावैद्युतांक पदार्थ। परावैद्युतांक पदार्थ के लिए आपको जानने की जरूरत है। इसके बाद इसके लिए मैं एक नई से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही समझिए कि k क्या है एक परावैद्युतांक पदार्थ। अगर आपको नोट करना है तो उसकी नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 10 सेकंड के अंदर आप इसकी एक फोटो खींच सकते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, आप लोगों ने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आवेश का नियम कूलम का नियम हमारा खत्म होता है। कूलम क्या है एक प्रकार का आवेश ही है, क्योंकि आवेश की खोज ही कूलम ने की है। लेकिन याद रखना बेटा, याद हमारी एक बात को याद रखना कि अगर कभी भी आपका मन पढ़ने से लड़खड़ा जाए, यानी कि आप ये सोचो कि अगर आज मैं एक दिन नहीं पढ़ूं मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं एक दिन में ना पढ़ूं तो मेरा कुछ नहीं जाता, तो उस टाइम पर आप याद रखना कि यदि आप अपना एक दिन बर्बाद करते हैं या एक क्षण भी बर्बाद करते हैं तो कोई है जो आपको हराने के लिए हर वक्त पढ़ाई करता है। क्योंकि याद रखना बेटा कि हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की है तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो जितना संघर्ष करोगे उतना आपको सफलता प्राप्त होगी। आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। कल मैं आपके लिए एक नया टॉपिक और नई वीडियो के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद।